कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जिनके नाम थे आइजक और मैथ्यूज। ये वक्त है साल 2007 का, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आइजक और मैथ्यूज को इराक भेजा गया था ताकि वो एक पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन पर नजर रख सके, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जूबा नाम का एक इराकी स्नाइपर उस साइट पर काम कर रहे अमेरिकन वर्कर्स को मार रहा है। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुँचे और झाड़ियों के बीच लेकर अपने दुश्मन की तलाश करने लगे। देखते ही देखते 20 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी और जूबा का भी कोई अतापता नहीं था। अब रेगिस्तान की भीषण गर्मी के चलते मैथ्यूज का सब्र खत्म होता जा रहा था और अब तक तो उसे लगने लगा था कि असल में यहाँ कोई स्नाइपर है ही नहीं और किसी ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो आइजक से कहता है कि हमें थोड़ा और आगे जाकर इस पूरे एरिया की छानबीन करनी चाहिए। इस पर आइजक कहता है कि ऐसा करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर जूबा यहाँ मौजूद है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मैथ्यूज आइजक से कहता है कि देख भाई, अगर जूबा यहाँ होता तो इन 20 घंटों में या तो वो हमें देख लेता या फिर हम उसे देख लेते। और रही बात इन बॉडीज की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इराकी लुटेरों ने मारा होगा। इस पर आइजक उससे कहता है कि इन सभी लोगों की मौत हेडशॉट खाकर हुई है और ये लुटेरों का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। हालांकि मैथ्यूज आइजक की बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ और घंटों तक इंतजार करने का फैसला करता है। देखते ही देखते कुछ घंटे और गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी। फाइनली मैथ्यूज के सब्र का बांध टूट गया और उसने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर चेक करने का फैसला किया। उसने आइजक से कवर देने को कहा और खुद अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ा चलने के बाद जब मैथ्यूज साइट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ लाशों का ढेर दिखाई दिया, जिनमें से कुछ लाशें अमेरिकन सोल्जर्स की थी और बाकी लाशें अमेरिकन वर्कर्स की। यहाँ मैथ्यूज को एक रेडियो भी मिला और वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा। तब अचानक से आइजक का स्कोप धुंधला पड़ गया, जिसके चलते वो मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फौरन मैथ्यूज को इसकी जानकारी दी और उससे वापस लौटने को कहा। इस पर मैथ्यूज कहता है कि भाई, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू अपना स्कोप चेंज कर ले और कुछ ढंग का ले ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आइजक कहता है कि ये स्कोप हमारे प्यारे दोस्त डीन का है और इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ। दरअसल डीन इन दोनों का एक पुराना दोस्त था जो युद्ध के दौरान मारा गया था और ये स्कोप डीन की आखिरी निशानी थी। इसके बाद जब मैथ्यूज ने लाशों की जांच की तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि ये सभी लोग परफेक्ट हेडशॉट खाकर मरे थे। अब मैथ्यूज को एहसास होता है कि शायद आइजक सही कह रहा था और ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का ही है और इतना पक्का निशाना केवल एक आदमी लगा सकता है और वो है जूबा। मैथ्यूज आइजक को भी इसके बारे में बताता है, जिस पर आइजक कहता है कि तुम फौरन वहाँ से वापस लौट आओ, वरना तुम्हें भी उन लाशों को कंपनी देनी होगी। यहाँ मैथ्यूज आइजक की बातों पर ध्यान नहीं देता और साइट के बीचों बीच खड़े होकर ये जानने की कोशिश करता है कि गोलियां किस डायरेक्शन से चलाई गई है। आइजक उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुकी थी। यहाँ वो स्नाइपर मैथ्यूज के पेट में गोली मार देता है, जिससे मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर आइजक अपने साथी को बचाने भागता है और स्नाइपर की गोलियों से बचने के लिए वो जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ता है, लेकिन अभी वो मैथ्यूज को बचा पाता उससे पहले वो स्नाइपर उसके पैर में गोली मार देता है। अब इसके चलते आइजक मैथ्यूज को वहीं छोड़ देता है और जैसे तैसे करके एक दीवार के पीछे छुप जाता है। यहाँ मैथ्यूज कहता है कि तुम बेस पर कांटेक्ट करो और फौरन एक बैकअप टीम को यहाँ बुलाओ। इधर आइजक अपने घाव को देखता है जहाँ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। अब खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर एक पट्टी बांधता है और फौरन अपना रेडियो बाहर निकालता है ताकि वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर सके। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस स्नाइपर की एक गोली सीधा उसके रेडियो पर आकर लगी थी, जिसके चलते उसके रेडियो का एंटीना पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तभी आइजक मैथ्यूज को देखता है जो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आइजक उससे कहता है कि तुम हिलना डुलना बंद करो, क्योंकि अगर स्नाइपर ने तुम्हें जिंदा देख लिया तो वो तुम पर एक और गोली चला देगा। हालांकि मैथ्यूज अब भी उसकी बात नहीं मानता और उस बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ आइजक को एहसास होता है कि वो दोनों कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं और फिलहाल वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आइजक ने खुद को शांत किया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन ये काम इतना दर्दनाक था कि आइजक दर्द के मारे वही बेहोश हो गया। वो कई घंटों तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा और उसकी आंख तब खुली जब उसने रेडियो पर थोड़ी हलचल सुनी। यहाँ आइजक को लगा कि शायद यूएस आर्मी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये देखकर वो काफी खुश हो गया। इसके बाद उसने उन्हें सिचुएशन की पूरी जानकारी दी और एक बैकअप टीम भेजने को कहा। अब जो ऑफिसर आइजक से फोन पर बात कर रहा था वो उससे कहता है कि इतने बड़े रेगिस्तान में तुम्हें देख पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो जाओ या फिर हवा में फायर करो ताकि हम तुम्हारी लोकेशन जान सके और तुम तक मदद पहुंचा सके। अब ये सुनकर आइजक थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे इस आदमी पर शक होता है, क्योंकि ये सारी चीजें करना प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। इसके बाद जब आइजक ने इस आदमी के एक्सेंट पर फोकस किया तो वो फौरन समझ गया कि ये आदमी कोई अमेरिकन नहीं है बल्कि वो स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। उस स्नाइपर ने आइजक की रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी और अब वो इसके मजे ले रहा था।
यहाँ आइजक कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कोई अमेरिकन नहीं हो बल्कि वो स्नाइपर हो जिसने हमें गोली मारी है। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं वही हूँ जिसने यहाँ मौजूद सभी अमेरिकियों को मारा है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझसे बातें करते रहो। अब पहले तो आइजक इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो स्नाइपर मैथ्यूज को शूट करने की धमकी देता है तो आइजक उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। वो स्नाइपर आइजक से कई सवाल करता है और आइजक को न चाहकर भी उनके जवाब देने पड़ते हैं। बीच बीच में आइजक अपने स्कोप के जरिए उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है और जमीन पर एक मैप बनाकर उसकी पॉसिबल लोकेशंस को मार्क करते इसके बाद वो कहता है कि तुम ये फालतू की बातें छोड़ो और मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, जैसे कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं और वो क्या काम करते हैं। यहाँ आइजैक जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि ये सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल था। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं मैथ्यूज को मार दूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैथ्यूज वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी गलती की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती के चलते एक इंसान पहले ही मर चुका है और वो है डीन। ये सुनकर आइजैक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो। दरअसल डीन की मौत आइजैक के चलते हुई थी, क्योंकि एक मिशन के दौरान आइजैक का निशाना चूक गया और गोली जाकर डीन को लग गई। अब यहाँ आइजैक की हिम्मत टूटने लगी क्योंकि वो स्नाइपर जानबूझकर आइजैक को वो बातें याद दिलाता है जिससे उसे तकलीफ होती है। इस दौरान आइजैक को जोर की प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल बाहर निकालता है, लेकिन यहाँ उसकी बोतल खाली हो चुकी थी क्योंकि उस स्नाइपर की गोलियों ने उस बोतल को छन्नी कर दिया था। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल में गोली मारी ताकि तुम प्यास से तड़पते रहो, साथ ही मैंने तुम्हारे रेडियो को खराब कर दिया ताकि तुम किसी से कांटेक्ट ना कर सको, और मैंने तुम्हारे सर के बजाय तुम्हारे पैर में गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग भी ना सको। वो आइजैक से कहता है कि कल सुबह तक तुम्हारी मौत पक्की है क्योंकि तुम्हें गोली लगी है और तुम्हारा काफी खून बह चुका है और अब तो तुम्हारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। यहाँ आइजैक को स्नाइपर से कहता है कि तुम किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। ये सुनकर वो स्नाइपर जोर से हंसता है और आइजैक से कहता है कि तुम्हारे हाथों में बंदूक है और तुम मेरे देश में हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की है और इसके बावजूद भी तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो। इस बातचीत के दौरान आइजैक उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर एक कचरे के ढेर पर जाती है और वो फौरन समझ जाता है कि वो स्नाइपर इस कचरे के ढेर में छुप कर बैठा है। अब यहाँ आइजैक को एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है क्योंकि उस कचरे के ढेर में इतनी देर तक छुपे रह पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आइजैक उससे कहता है कि कहीं तुम वो इराकी स्नाइपर जुबा तो नहीं। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि नहीं, मैं जुबा नहीं हूँ, मैं तो एक आम इराकी नागरिक हूँ जो अपने देश की रक्षा कर रहा है। इस पर आइजैक कहता है कि मेरे हिसाब से तुमने अपनी स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली है, जिसके बाद तुमने उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें ही मारने लगे। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मुझे स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी ने नहीं दी है और मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो मेरे देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे आइजैक की हालत बिगड़ने लगती है और वो डिहाइड्रेशन के चलते जमीन पर गिर जाता है। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा और तुम्हारी जबान काट कर तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगा। अब थोड़ी देर बाद आइजैक के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक लकड़ी पर अपना हेलमेट लगाकर उस स्नाइपर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इस दौरान वो स्नाइपर की लोकेशन तो नहीं जान पाया, लेकिन उसने अपना हेलमेट जरूर खो दिया। अभी वो निराश होकर बैठा ही था कि तभी उसे पास में पड़ी एक यूएस सोल्जर की बॉडी दिखाई दी। वो अपनी जान पर खेलकर उस बॉडी के पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि उसे कुछ काम की चीज मिल सके, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो स्नाइपर को नहीं देख सकता। तभी आइजैक अपने रेडियो पर कुछ आवाजें सुनता है और वो देखता है कि मैथ्यूज अब होश में आ चुका है। वो जोर से चिल्लाकर मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बताता है और यहाँ मैथ्यूज अपने एक छोटे से शीशे में उस स्नाइपर को देखने की कोशिश करता है। इसके बाद आइजैक स्नाइपर को अपनी बातों में उलझाता है और इस दौरान मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है। यहाँ वो स्नाइपर बताता है कि याद से कई साल पहले वो इराक में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन अमेरिका से युद्ध के दौरान उसके सारे स्टूडेंट्स मारे गए और तब से लेकर आज तक वो बदले की आग में जल रहा है। अभी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक छोटा सा तूफान आता है और इस मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूज अपनी राइफल को उठा लेता है और जैसे ही तूफान शांत होता है तो वो उस कचरे के ढेर में कई गोलियां मारता है, इस उम्मीद में कि एक गोली उस स्नाइपर को भी लग जाए। लेकिन जब वो अपनी राइफल को रीलोड करता है तो वो स्नाइपर उस पर गोली चला देता है और गोली मैथ्यूज के हाथ पर लगती है। यहाँ आइजैक मैथ्यूज को दीवार के पीछे आने को कहता है, लेकिन अभी वो उस तक पहुँच पाता उससे पहले वो स्नाइपर मैथ्यूज को एक हेडशॉट देकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब मैथ्यूज को मरता देख आइजैक पूरी तरह से टूट जाता है और मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। यहाँ वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बातें करते रहो और मुझे ये बताओ कि तुम डीन का स्कोप लिए क्यों घूमते हो। अब थोड़ा रोने के बाद आइजैक ये कबूल करता है कि डीन की मौत उसके चलते हुई थी। एक मिशन के दौरान उसका निशाना चूक गया और गोली जाकर डीन को लग गई, लेकिन वो सबसे झूठ कहता रहा कि डीन को दुश्मनों के स्नाइपर ने मारा है। हालांकि उसका ये झूठ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो
खुद की नजरों में ही गिर चुका था। जब आईजैक वो स्नाइपर से बातें कर रहा था तभी उसे रेडियो पर थोड़ी हलचल सुनाई दी। उसने देखा कि उसके बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजैक ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उस स्नाइपर ने आईजैक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को टैप कर लिया था, जिसके चलते आईजैक उनकी बातें तो सुन सकता था पर वो उनके जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ वो स्नाइपर आईजैक बनकर बातें करता है और बेस के लोगों से एक बैकअप टीम भेजने को कहता है। और अब आईजैक को एहसास होता है कि असल में यहाँ मौजूद वर्कर्स ने कभी मदद बुलाई ही नहीं थी। वो तो ये स्नाइपर था जिसने उनसे मदद मांगी थी ताकि यूएस आर्मी यहाँ आए और ये एक एक करके उन्हें मार सके। यहाँ आईजैक ने इस बातचीत को रोकने की कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा और थककर वहीं सो गया। अब थोड़ी देर बाद जब आईजैक होश में आता है तो उसे रेडियो पर कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो स्नाइपर भी सो चुका है। इस मौके का फायदा उठाकर वो मैथ्यूज की राइफल को अपने पास खींचता है और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाता है। तभी आईजैक को यूएस आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं और ये देखकर आईजैक अपने सामने वाली दीवार को गिरा देता है ताकि वो लोग इसे देख सकें। इसके बाद वो अपना निशाना लगाता है और उस कचरे के ढेर में गोली मारता है। हालांकि वो श्योर नहीं था कि गोली उस स्नाइपर को लगी है या नहीं और ये जानने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो स्नाइपर जिंदा हो तो वो इसे मार दे। लेकिन लकीली वो स्नाइपर गोलियां नहीं चला था, जिससे आईजैक को लगता है कि या तो वो स्नाइपर मर चुका है या फिर बुरी तरह से घायल है। अब